नमस्कार, स्वागत है आपका योर मनी में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा स्पेशल शो योर मनी। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुण भी सिखाते हैं। अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही आप हमें 7045220000 पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें यहाँ पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आज योर मनी में हमारे साथ है फिनवाइज पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। थैंक यू दीपाली जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू मैम। और आज योर मनी में हम बात करेंगे वैल्यू फंड्स की, यानी कि वो फंड्स जो अंडर वैल्यूड स्ट्रॉन्ग कंपनीज में निवेश करते हैं। लेकिन वैल्यू फंड्स आखिर क्या होते हैं और ये ग्रोथ फंड से किस तरह से अलग है, किस तरह की कंपनियों में पैसा लगाते हैं और क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है या फिर लंबी अवधि का नजरिया रखने वालों के लिए ये एक बढ़िया विकल्प है। साथ ही साथ इनका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल कैसा है और ये भी जानेंगे कि वैल्यू म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले टैक्सेस कौन से होते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रतिभा जी के साथ अपनी इस खास चर्चा की। तो प्रतिभा जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, वैल्यू फंड्स की बात करें तो काफी ट्रेंडिंग में है आजकल ये पूरा कैटेगरी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि वैल्यू फंड्स होते क्या हैं और इन्हें लेने से निवेशकों को कौन से बड़े फायदे मिलने की उम्मीद जगती है। ये बहुत अच्छा ये बहुत ही चर्चित एक विषय है वैल्यू और ग्रोथ में, लेकिन हम टाइम नहीं दे पाते ऐसे टॉपिक्स के लिए। तो बढ़िया है कि आपने ये टॉपिक चुना है आज के लिए। तो वैल्यू फंड्स कैसे अपना प्रॉफिट बनाते हैं, कैसे अपना रिटर्न्स बनाते हैं। वैल्यू फंड्स जो है वो उन स्टॉक्स में, उन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कंसिडर करते हैं कि अंडर वैल्यूड है, मतलब उनका इंट्रिंसिक वैल्यू है लेकिन आज के समय में कोई भी कारण से उसका प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ वो इन्वेस्ट करते हैं। टेम्पररीली आउट ऑफ फेवर जो बोलते हैं ना, अभी साइक्लिकल हो कि कुछ उनके फेवर में चल नहीं रहा है, इसलिए प्राइस उतना नहीं है जितना इंट्रिंसिक वैल्यू उसका है, वो फंड्स में करते हैं। टिपिकली ये जो है ये मैच्योर कंपनीज होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। हमें पता है कि इनका मतलब लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है, या और फंड मैनेजर को ये भी पता रहता है कि इनका शायद जस्ट ऑन द कॉर्नर उनका टर्निंग है और अच्छा सा रिटर्न्स आने वाला है, वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो कंसिडर्ड अंडर वैल्यूड, जिसमें स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज रहा है टिपिकली, बहुत समय तक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रहा है, अभी आउट ऑफ फेवर है, बट दे बाइंग इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से लो कर रहे हैं, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। लोअर प्राइस में खरीद के जब तक उसका वैल्यू को डिस्कवर नहीं हो जाता, पूरा मार्केट उसका वैल्यू डिस्कवर करके उसका प्राइस ऊपर नहीं जाता है, हमें होल्ड करना है। सो बाय एट लो प्राइस एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू सेल। एंड ये लार्ज कंपनीज, मान लीजिए कोई पीएसयू वगैरह अगर आप देखेंगे उनका टिपिकल साइकिल में डिविडेंड यील्ड वगैरह उसका अच्छा होता है, तो लार्ज कंपनीज होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं हर वैल्यू कंपनी में डिविडेंड यील्ड होता है, लेकिन टिपिकली होता है। प्रतिभा जी, कोई स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कंपनियों का? देखिए, वो देखते हैं कि आज इंट्रिंसिक वैल्यू का तो मैंने बता ही दिया, बाकी देखते हैं कि आज के तारीख में व्हाट इज द पीई रेशियो, का पी बाई बी क्या है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है कि नहीं, बाय व्हाट मार्जिन इज इट अंडर वैल्यूड। थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूड है तो उतना ग्रोथ से मतलब संतुष्ट नहीं होते हम। हमें म्यूचुअल फंड्स में या कोई भी स्टॉक अगर डायरेक्ट भी खरीदते हैं तो अच्छा रिटर्न चाहिए। तो बाय व्हाट मार्जिन इज इट अंडर वैल्यूड, इज इट हैविंग लो पी रेशियोज, लो पी बाय बी रेशियोज, उनका कैश फ्लो कैसा है, गुड कैश फ्लो है, बहुत सारा डेट है तो एक रेड फ्लैग होता है कि ये वैल्यू कंपनी हो सकता है इंट्रिंसिक, लेकिन वो अनलॉक ही ना हो, डिस्कवरी ना हो तो क्या हो। सो ये सब देख के खरीदा जाता है। ऑलराइट, जिस तरह से अगर हम निवेश की बात करें तो लॉन्ग टर्म निवेश या फिर शॉर्ट टर्म निवेश, आपसे यही जानना चाहेंगे कि इन दोनों में से कौन मतलब सबसे ज्यादा एप्ट है। वो लोग जो लंबे अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं वो वैल्यू फंड्स में जा सकते हैं, या फिर जो शॉर्ट टर्म में चाहते हैं मुनाफा कमाना, उनके लिए वैल्यू फंड्स कुछ ना कुछ ऑप्शन लेकर आता है।
देखिए, ये समझने से पहले हमने तो देख लिया कि वैल्यू फंड्स होते क्या हैं। हमें ये भी देखना है कि इसका खरीदे क्यों, इसमें एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस अगर देखी जाए तो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम खरीदा है तो लोअर वॉलेटिलिटी रहेगा, उतार चढ़ाव थोड़ा कम रहेगा। क्या इसका मतलब कि अगर नीचे ही नहीं जाएगा, पूरा मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मार्केट रिस्क तो है ही, तो ये भी जो स्टॉक्स है वो नीचे हो सकते हैं, लेकिन डाउन साइड जो है थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। पोटेंशियली हायर रिटर्न्स दे सकता है कि जब पूरा मार्केट ये फंड को डिस्कवर करेगा तो पोटेंशियली हायर दे सकता है। और एडवांटेज ये भी है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सेक्टर में हो या एक ही मार्केट कैप में हो। आमतौर पे लार्ज कैप कंपनीज होते हैं, बड़े मैच्योर कंपनीज होते हैं, लेकिन इट कैन बी डाइवर्सिफाइड अक्रॉस। तो ये सब इसका पॉजिटिव्स है। नेगेटिव्स अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू ट्रैप बोलते हैं कि हमें लगता है इसमें वैल्यू है भी शायद, लेकिन वो कम समय में अनलॉक नहीं हो रहा है वैल्यू, या फिर हो ही नहीं रहा है, तो ये रिस्क जरूर हो सकता है। तो आपने अगर खरीद लिया है और एक तो उतार चढ़ाव है कि नीचे नहीं गया, लेकिन अब बहुत समय तक कुछ भी नहीं किया, स्टैग्नेंट ही रहा, टाइम करेक्शन हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर है, कोई भी फंड में हो, तो लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। वैल्यू में डेफिनेटली टाइम लगता है वो वैल्यू अनलॉकिंग होने के लिए। तो डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं वो ही आ सकते हैं। और ये उनको ध्यान रखना है कि वो उन्होंने वैल्यू फंड खरीद लिया, इट कैन बी कि वो कुछ टाइम तक उस पे एक्शन ना करे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने खरीदा तुरंत सब मार्केट में सबको पता चला कि हाँ ये बहुत अच्छा स्टॉक है और इसका प्राइस ऊपर गया। हो सकता है कुछ सालों तक वो स्टैग्नेंट हो। अगर आप देखेंगे 2019-20 में काफी सारे वैल्यू फंड्स कहीं नहीं गए थे कुछ सालों के लिए, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कस्टमर। तो ये हमको ध्यान रखना है और बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि हमने तो हाल ही में देखा है 3-4 साल में ऊपर ऊपर ही जा रहा है, तो हमारा एक्सपेक्टेशंस भी बदल गया है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। प्रतिभा जी, जिस तरह से आपने रिस्क फैक्टर के बारे में जानकारी दी, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मौजूदा मार्केट के सिनेरियो की बात करें तो वैल्यू फंड्स में किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत है, खास तौर पर अगर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो वो किस तरह से नजर आता है? देखिए, ये जो नॉर्मली वैल्यू फंड्स है, ये मार्केट रिकवरी साइकिल में अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अगर आप देखेंगे एक चार्ट होता है जहां पे बताया जाता है कि कब वैल्यू ने अच्छा किया, कब मोमेंटम ने, कब ग्रोथ ने वगैरह। आप देखेंगे तो पिछले 3 साल से वैल्यू का बहुत अच्छा, मतलब नंबर 1 स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था 24, 23, 22। तो वैल्यू बहुत अच्छा किया है। बट हम देखें 24 सितंबर से लेकर अब तक कुछ अर्निंग्स का मतलब कहीं नहीं गया है, या जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ नहीं है। तो उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन स्टैग्नेंसी तो आया है, टाइम करेक्शन तो हुआ है। तो रिकवरी फेज में टिपिकली वैल्यू फंड्स अच्छे करते हैं, अगर रिकवर होगा तो ये अच्छे करेंगे। तो क्या इसका मतलब है कि सारा हमको मतलब वैल्यू फंड्स में ही डालना है? मेरा मानना है कि एक ब्लेंड पोर्टफोलियो रखना बहुत जरूरी है। पहले तो एएमसीज भी एक स्टाइल को बहुत फेवर करते थे, कोई वैल्यू एएमसीज होते थे, कोई ग्रोथ एएमसीज होते हैं, अभी वो भी ब्लेंड हो गए। तो एक वैल्यू फंड रहना जरूरी है अपने पोर्टफोलियो में। बट ये स्टाइल कौन सा है ये देखना जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। ना सिर्फ आप मार्केट कैप देखो, वैल्यू फंड का भी देखो। जब रिकवरी होता है वैल्यू अच्छा करता है, और ग्रोथ और वैल्यू तो साइकिल्स में करता है। जब ग्रोथ करता है तो वैल्यू नहीं करता है, और जब वैल्यू करता है ग्रोथ नहीं करता है। तो अगर आपका दोनों ही हो, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो अच्छा करेगा। भले ही उसमें एक थोड़ा लैग करेगा, एक थोड़ा बेहतर करेगा, लेकिन यही तो है कि डाइवर्सिफाई किया तो पोर्टफोलियो में एक लैग करना चाहिए, तभी आपका पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है। बिल्कुल। तो लास्ट में आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्रतिभा जी कि अगर हम टैक्स नियम की बात करें तो क्या वैल्यू म्यूचुअल फंड्स में जो टैक्स लगता है वो ग्रोथ फंड्स की तरह ही है, या फिर इसमें कुछ डिफरेंस रहता है टैक्सेशन में? एब्सोल्युटली सेम है, सारे इक्विटी फंड्स का टैक्सेशन सेम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म मतलब यू बाय एंड होल्ड फॉर 1 ईयर, 1 ईयर तक अगर आप होल्ड करते हो तो आपको टैक्स लगना है 12.5%। लेकिन इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है, हर फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च तक आपको 1.25 लाख पर पर्सन आपको टैक्स एग्जेम्पशन, 1.25 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे
टैक्स नहीं लगना है, उसके ऊपर जितना गेन्स है उस पे टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 12.5%। और जो शॉर्ट टर्म में मतलब आपने खरीदा और 1 साल तक होल्ड नहीं किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो लगना है वो 20%। ये कौन सा भी कैटेगरी का आप इक्विटी फंड्स लेंगे तो टैक्सेशन तो यही लगना है, 1.25 तक एग्जेम्प्ट है, मतलब उस पर टैक्स नहीं भरना है। तो अगर आप प्लानिंग भी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मार्च और अप्रैल के बीच में 1.25 मार्च में मिला, 1.25 अप्रैल में मिला, तो मतलब 2.5 तक एग्जेम्प्ट। अगर उनका जरूरत है तो वो रुक जाते हैं, आधा मार्च में करेंगे आधा अप्रैल में करेंगे। तो टैक्स के नियमों में कोई बदलाव नहीं है। अब इसी के साथ प्रतिभा जी आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त के टॉप 2 वैल्यू फंड्स। जो हम देख रहे थे कि 3 साल का अगर रोलिंग रिटर्न देखा जाए ओवर द लास्ट 15 इयर्स, तो दो जो सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं, HSBC वैल्यू फंड और ICICI वैल्यू फंड। इसका 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न 17.5 से भी ज्यादा है, विच इज अ वेरी गुड एवरेज टू हैव जब हम 15 इयर्स के देख रहे हैं। तो इट्स वेरी टॉप फंड्स कह सकते हैं ये कैटेगरी में एज पर मी। ऑलराइट, तो वैल्यू फंड्स के मंत्र हमने प्रतिभा जी से जान लिए। प्रतिभा जी शुरुआत करते हैं, हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनके पोर्टफोलियोज पर भी आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पहले कॉलर अजय पटेल जी जुड़ रहे हैं गुजरात से। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सर। हाँ, हेलो मैडम, मेरे को ये जानना है कि जो मैंने फंड्स अभी SIP चालू कर रखा है वो मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं, कंसीडर सम ऑफ द फंड्स, ये मुझे जानना है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं 30,000 की सिप कर रहे हैं, मंथली पोर्टफोलियो की वैल्यू 30 लाख है और इसके अलावा एडिशनल एक सिप है 8,000 की, और ये पोर्टफोलियो पर एक रिव्यू करना चाह रहे हैं और देख लेते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में कौन सा सिलेक्शन है फंड का। हम चाहेंगे इस वक्त वो स्क्रीन पर आए और आप देख सकते हैं जिस तरह से इनके पास जो पोर्टफोलियो में फंड्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जिसमें ये 7500 की सिप कर रहे हैं, HDFC डिफेंस फंड है 5100, एक्सिस मिड कैप फंड 4000, HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट 3000 ये सिप कर रहे हैं, और इसके अलावा आदित्य बिरला स्मॉल कैप में 2000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2000 और साथ ही साथ SBI कॉन्ट्रा फंड में भी 2000 की सिप इनकी जारी है। और दूसरे आगे बढ़े तो जो इनके पोर्टफोलियो में हमें फंड दिखाई दे रहे हैं वो है HDFC टॉप 100 फंड, सुंदरम सर्विस सेक्टर 1000, UTI मिड कैप फंड में 1000 का इनका निवेश जारी है। तो कई सारे फंड्स इनकी बास्केट में दिखाई दे रहे हैं। तो प्रतिभा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इनका फंड सिलेक्शन सही है और अगले 20 साल में इस इन्वेस्टमेंट से कितना कॉर्पस मुमकिन है? देखिए, जो फंड सिलेक्शन है उसमें आपने सेक्टोरियल एलोकेशन जो है वो काफी हाई है आपका। टोटल आपका जो आपने जो स्प्लिट अप दिया है वो 29,700 का स्प्लिट अप आपने दिया है, उसमें 6,100 रुपीज आपका सेक्टोरियल फंड्स में जा रहा है। दैट इज नियरली मतलब 20% आपका जो SIP मंथली जा रहा है उसका नियरली 20%, 6,100 मतलब थोड़ा 20% से भी थोड़ा ज्यादा है वो सेक्टोरियल में जा रहा है। मतलब आपका HDFC डिफेंस फंड है जिसमें 5,100 रुपए का जा रहा है, आपका सर्विस सेक्टर फंड है जिसमें 1,000 रुपए का जा रहा है। तो ये जब सेक्टोरियल फंड्स चुनते हैं तो उनका रन अच्छा भी हो सकता है, लेकिन काफी टाइम तक वो थोड़ा थमा हुआ भी हो सकता है। अगर आप फ्लेक्सी कैप जैसे ब्रॉड बेस्ड कैटेगरी चुनेंगे, फंड मैनेजर अगर वो सेक्टर अच्छा कर रहा है तो उसको जरूर इंक्लूड करेंगे, तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो थोड़ा वॉलेटाइल हो जाए। इसलिए हमारा सुझाव ये रहेगा 20% फॉर सेक्टोरियल फंड्स इज वेरी हाई, उसको कम करने की जरूरत है। ऑल्सो आपने एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड ले रखा है HDFC चिल्ड्रंस फंड, इसका कोई कारण हो सकता है, लेकिन बेटर है कि आप वो नाम छोड़ दीजिए और जो अच्छा फंड है उसमें कीजिए, जहां पे आप जब चाहे रिटर्न आप निकाल भी सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं एक से दूसरा। अगर आपने चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड इसलिए ले रखा कि डिसिप्लिन बना रहे कि आप निकल नहीं पाए तो अलग बात है, नहीं तो वो 2,100 का जो SIP कर रहे हैं, इट मे बी बेटर टू गो फॉर अ ब्रॉड बेस्ड फंड। भले ही आज की तारीख में अच्छा परफॉर्मेंस हो, दैट यू शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी निकाल सकते हैं। और जो आप एक्स्ट्रा जो 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो हमारा सुझाव रहेगा कि ICICI वैल्यू डिस्कवरी और निप्पॉन मल्टी कैप या फिर ICICI इन्वेस्को कॉन्ट्रा, ये तीनों में से 2 फंड चुनिए या तीनों में चुनिए,
और इसमें आप एडिशनल कर सकते हैं। इसमें आपका थोड़ा बैलेंसिंग भी हो जाएगा टुवर्ड्स लार्ज कैप, और लगे हाथ थोड़ा आप सेक्टोरियल में कम करके उसका अमाउंट भी ये फंड्स में आप ऐड कर सकते हैं। जहां तक आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, आपने अच्छा खासा रकम ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं आप 30 लाख। ये 30 लाख सिर्फ आप 20 साल तो काफी समय अवधि काफी लंबा है, 20 साल तक बने रहेंगे तो नियरली 2.9 सीआर तक बन जाएगा, 2.89 सीआर। और जो नॉर्मल सिप जो आप आज की तारीख में कर रहे हैं, हमने ये मान लिया कि आपने 8,000 बढ़ा दिया, तो 37,700 का अगर सिप करते रहेंगे तो नॉर्मल सिप बनेगा 3.5 करोड़, और स्टेप अप सिप बनेगा उसको ऑलमोस्ट डबल, 7, ऑलमोस्ट नहीं एक्चुअली डबल 7 करोड़ बनेगा। तो 7 करोड़ प्लस आपका लम सम मिला के 9.91 नियरली 10 करोड़ बनेगा आपका 20 इयर्स में। तो ये हमारा सुझाव रहेगा, आप स्टेप अप करते रहो और बने रहो ये फंड्स। स्टेप अप करने की सलाह यहाँ पर दी गई है, कुछ मॉडिफिकेशन भी सुझाए गए हैं, और जिस तरह से प्रतिभा जी ने कहा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो अच्छी है और स्टेप अप करेंगे तो आप 20 करोड़ तक का टारगेट अगले 20 साल में हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं मनीष जी ओडिशा से। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। मैम, हमने जो आपके पास पोर्टफोलियो भेजा है, क्या वो हमारे लक्ष्य की ओर ठीक है हमारा? ना उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं? के तो 46 साल इनकी उम्र है, और इन्वेस्टमेंट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। मंथली सिप कर रहे हैं 11,100 रुपए की, और अभी जो इनकी करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू है प्रतिभा जी वो 4 लाख है, और सालाना स्टेप अप करना चाहते हैं 50,000 रुपए तक का। तो ये आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने लक्ष्य रखा है 15 साल में 50 लाख कॉर्पस का, और 22 साल में बच्चे की शादी के लिए 70 लाख चाहिए। तो पोर्टफोलियो इनका कैसा दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। पोर्टफोलियो में कौन से फंड है वो भी देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इसमें 3,000 की सिप कर रहे हैं। एचडीएफसी मिड कैप फंड है 3,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,100 की है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 1,000 है, और टाटा डिजिटल इंडिया में 1,000 की सिप इनकी जारी है। तो क्या राय रहेगी मैम आपकी तरफ से? इनका फंड सिलेक्शंस अच्छे हैं, फंड सिलेक्शन में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। भले ही आज की तारीख में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन थोड़ा स्क्यूड है आपका पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। एचडीएफसी मिड कैप में आप 3,000 की कर रहे हो, और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में भी आप 3,000 का एसआईपी कर रहे हो, मतलब 6,000 आउट ऑफ 11,000 ये फंड्स में जा रहे हैं, और दोनों में मिड कैप का मात्रा है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो मिड कैप में है, 40% प्लस मिड कैप में है। तो इसको थोड़ा टोन डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि जब वॉलेटाइल रहेगा तो आपका लार्ज कैप का मात्रा अगर ज्यादा रहेगा, 60% तक लार्ज कैप रहेगा, कम से कम 50-55 तक भी रहेगा, तो आपका थोड़ा बेटर रहेगा। आज की तारीख में सिर्फ 30% है, तो इसको चेंज करने की जरूरत है। जब आप लमसम, आपने बताया कि आप साल में 50,000 लमसम डालोगे अपने पोर्टफोलियो में। जब आप लमसम डाल रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि वो मिड कैप कैटेगरी में पूरा का पूरा मत डालते हुए आप फ्लेक्सी कैप जैसे या फिर मल्टी कैप कैटेगरीज में अगर आप डालेंगे तो थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा। आपका एग्जिस्टिंग फंड्स अच्छे हैं, आपको कुछ और नए फंड्स ढूंढने की जरूरत नहीं। सिर्फ कौन सा फंड में आप डाल रहे हैं उसका ध्यान रखें 50,000 का, तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। जहां तक आपका अमाउंट कितना अक्यूमुलेट होगा इसका सवाल, आपने बोला 15 साल में कुछ चाहिए आपको, 22 साल में कुछ पैसे चाहिए। आपका करंट अमाउंट जो है, जो 4 लाख रुपए आपने ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया बाय इन्वेस्टिंग, तो वो बन जाएगा करीब करीब 22 लाख तक, 21.89 टू बी प्रिसाइज, अगर 15 साल तक रुकेंगे। और 22 साल में तो वो नियरली 48.5 उतना बन जाएगा, जस्ट 4 लाख रुपीज। और एसआईपी आप कर रहे हैं 11,000 का, और 50,000 का साल का भी डाल रहे हैं, मतलब उसको भी हमने स्प्लिट अप कर लिया कि 50,000 डिवाइड बाय 12, तो टोटल एसआईपी आपका अगर 15,250 का आ रहा है, तो नॉर्मल सिप अगर आप करेंगे तो आपका बन जाएगा 72.65 in 15 years and 1.8 CR in 22 years। आपको दिखाई दे रहा है 7 years का क्या मैजिकल असर पड़ रहा है। बट यही चीज अगर आप स्टेप अप करेंगे तो 10% स्टेप अप करते करते 15 years में आपका सिर्फ सिप का मात्रा हो जाएगा 1.26, तो दोनों मिला के नियरली 1.5 करोड़ इकट्ठा कर लोगे आप, आपका टारगेट को तो मीट ही कर लोगे। और अगर ये 22 years तक स्टेप अप करते रहोगे तो 3.85 करोड़ बन जाएगा, और लमसम के साथ ये हो जाएगा 4.34 करोड़।
है और योर मनी में लगातार हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर और आज हमारे साथ प्रतिभा जी मौजूद हैं जो लगातार अपना एक्सपर्टीज हमारे दर्शकों के लिए बता रही हैं। चलिए बढ़ते आगे। अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज कुमार कोलकाता से। मनोज जी स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने पहले कभी एसआईपी किया नहीं था, लेकिन बाद में इसकी जरूरत को देखते हुए मैंने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। अभी मैं 25,000 रुपये कर रहा हूँ मंथली और 1 लाख का ही पोर्टफोलियो हुआ है। मैं नया हूँ और 2 लाख रुपए का मुझे लमसम करना है मैम, तो कौन सा अच्छा रहेगा ये? और मेरा शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए 50 से 60 लाख रुपए का। ऑल राइट। तो 47 साल इनकी उम्र है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि हाल फिलहाल में ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। प्रतिभा जी अब एक बार देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितनी ये कर रहे हैं। मंथली सिप अभी 28,000 की और पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 लाख है। 8 साल में लक्ष्य 60 लाख का है और इनके पास 2 लाख है जो ये लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि किन फंड्स में सबसे पहले तो जो एक मुश्त निवेश है वो कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या ये सही वक्त है किसी फंड में लमसम अमाउंट डालने का। अब एक नजर डाल लेते हैं पोर्टफोलियो पर। इनके पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो इनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसमें ये 5,000 की सिप कर रहे हैं, बंधन स्मॉल कैप फंड है जिसमें 5,000, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में भी 5,000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड भी है इनके पास और 5,000 की सिप ये इसमें भी कर रहे हैं। निपॉन ईटीएफ निफ्टी 50 20 में है 3,000 की सिप और एसबीआई गोल्ड फंड में 3,000, एचडीएफसी मिड कैप फंड में भी 2,000 की सिप इनकी जारी है। तो क्या सुझाव आपकी तरफ से? मनोज जी, आप आज की तारीख में 2 लाख डालना चाहते हैं, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। लेकिन कोई भी टाइम में हमारा यही सुझाव रहता है कि आप वो 2 लाख एक मुश्त ना डालें, उसको एसटीपी के जरिए डालिए। लेकिन एसटीपी लंबा नहीं खींचना है, 7 या 8 हफ्ते में आप एसटीपी कर सकते हैं। ये इसलिए कि अगर थोड़ा उतार चढ़ाव हो जाए और आप न्यू इन्वेस्टर भी हो कि अभी हाल फिलहाल आपने स्टार्ट किया है, तो आपको पैनिक हो सकता है कि मार्केट अगर गिर गया आपके 2 लाख डालते ही तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप 8 या 12 इससे ज्यादा नहीं खींचना है, एसटीपी के जरिए डालिए। आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो की अगर तरफ जाए तो आपका 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड और एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। तो ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड फंड्स है और ऐसे ही फंड्स में डाल सकते हैं आप। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप भी इंक्लूड कर सकते हैं ये कैटेगरी में, और ये 2 लाख जो है आप उसमें टॉप अप कर सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड हो जाएगा। बिकॉज आप नए इन्वेस्टर है तो जरूरी है कि आपका लार्ज कैप का जो मात्रा है वो 60% रहेगा, तो कम वॉलिटिलिटी के साथ आपका जो जर्नी है वो अच्छा रहेगा। जहां तक आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, आज की तारीख में विदाउट द टॉप अप जो पोर्टफोलियो दिख रहा है वो 34% आपका लार्ज कैप में है, 32% मिड कैप में और 23% स्मॉल कैप में और 11% गोल्ड में। गोल्ड में तो आपका काफी अच्छा रनअप हुआ होगा। अगर आपने मतलब 1-2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला होगा। लेकिन हमारा मानना है कि जो ऐसा अच्छा चल गया है तो उसमें एसआईपी आप संभल के करें और ये एक्सपेक्टेशंस के साथ करें कि ऐसे जो रिटर्न आपने देखे हैं शायद नहीं हो। ये और कितना दिन चलेगा वो नहीं पता, हो सकता है और ऐसे ही रिटर्न कुछ दिनों तक चलेगा, लेकिन आप तो 7-8 साल की बात कर रहे हैं। तो जो असेट क्लास चल चुका है हो सकता है उसका म्यूटेड रिटर्न हो सकता है या फिर कुछ टाइम के लिए स्टैग्नेंट हो सकता है। तो ये बेटर होगा कि आप ये फ्लेक्सी कैप जैसे कैटेगरीज में आप उसको डाइवर्ट कर सके गोल्ड का इन्वेस्टमेंट्स को। इट विल बी बेटर फॉर यू। यू शुड लुक एट रिड्यूसिंग जो मिड कैप का कैटेगरी है, या फिर आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर दूसरा विकल्प ये है कि आप जब टॉप अप ही कर रहे हैं तो मिड कैप में ना करते हुए, या जैसे मैंने बताया आप जो फ्लेक्सी कैप जैसे कैटेगरी में अगर आप करेंगे तो भी आपका बैलेंस हो जाएगा। आज की तारीख में क्योंकि आपका जो मिड कैप है 2 फंड्स है और ये दोनों के बीच में आप नियरली 7,000 रुपीज का एसआईपी 28 का एसआईपी कर रहे हैं आप, उसमें 7,000 सिर्फ मिड कैप कैटेगरी में, प्योर मिड कैप में, मतलब नियरली 30% आपका मिड कैप में जा रहा है। तो अब जब ऐड कर रहे हैं एसआईपी तो इनमें ऐड ना करते हुए
बाकी फंड्स में ऐड करेंगे तो भी आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। जहां तक आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, हमने ये सोच लिया है कि आपके पास 1 लाख ऑलरेडी है और 2 लाख आपने ऐड कर दिया और उसको 8 साल तक उसमें बने रहेंगे। तो ये जो 3 लाख है आज की तारीख में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बन जाएगा आपका 7.42 lakhs, और सिप जो है 20% का वो बनेगा 44 lakhs, 43.55 lakhs। तो टोटल आपका 50 लाख तक बन जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको 10% से स्टेप अप करते हैं, हालांकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, 8 ही साल है, फिर भी 40 का नियरली 60, 59.4, 43 जो 55 है वो 59.40 बन जाएगा, और लमसम के साथ मिला के 66 लाख बनेगा। तो डेफिनेटली आप जैसे जैसे Right. इनकम All बढ़ता है, right. 10% स्टेप अप करते रहिए, और स्टेप अप आप जब कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि लार्ज कैप का मात्रा थोड़ा हैवी हो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम। हमारे पास वक्त आज इस शो में इतना ही है। आप इस शो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले हम दिखा देते हैं आपके टॉप 4 फंड, साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द होगी आपसे मुलाकात, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।